हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनंत पटवा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट डिकोडर। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंजियोस्पर्म्स। अब आप सोच रहे होगे यार, ये एंजियोस्पर्म तो कोई यूनिट ही नहीं है हमारे एनसीईआरटी बुक में। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। एंजियोस्पर्म के नाम से कोई भी यूनिट हमारा एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है, लेकिन इससे रिलेटेड 3 चैप्टर्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। वो तीनों चैप्टर कौन कौन से हैं जिनको हमको पढ़ना है सीरियसली? वो कौन कौन से हैं? मॉर्फोलॉजी है, दूसरा है एनाटॉमी, और जो तीसरा है रिप्रोडक्शन। ये है जो एंजियोस्पर्म्स के यही तीनों चैप्टर्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में मेंशन है। मॉर्फोलॉजी मतलब एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। क्या होता है इसका मतलब? ऐसे प्लांट्स जिस पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है उसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी ना इन तीनों चैप्टर्स को मेंशन करती है। एंजियोस्पर्म ये यूनिट नहीं मेंशन करती है, लेकिन हमको इसको एक यूनिट की तरह पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स एक दूसरे के साथ काफ़ी मिलते हैं, काफ़ी सिमिलर हैं। अब तीनों का मतलब समझ लेते हैं। ये मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। ये दोनों क्लास 11th की बुक में है, क्लास 11th की टेक्स्ट बुक में, और ये 12th में है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। मतलब वो फ्लावरिंग प्लांट, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट एक्सटर्नली दिखता कैसे है, बाहर से दिखता कैसे है। जैसे कि आप सोचे, गए किसी गार्डन में गए, आपको दिख गया, मान लो आपको दिख गया अमरूद का पौधा दिख गया। ठीक है, आपने पकड़ा, उसको उखाड़ दिया। ठीक है, जमीन उसको पकड़ के पूरा सर से पकड़ के उसको उखाड़ दिया, तो आपको क्या क्या दिखेगा उसके अंदर? उस पौधे के अंदर क्या क्या दिखेगा? आपको दिख सकता है रूट, जो जाहिर सी बात है दिखेगा, रूट दिखेगा आपके पास, उसका स्टेम दिखेगा, उसका लीव्स दिखेगा, उसका फ्लावर दिखेगा, उसका फ्रूट दिखेगा। ये सब क्या है? यही सब हमको मॉर्फोलॉजी में पढ़ना होता है कि वो एक्सटर्नली दिखता कैसे है फ्लावरिंग प्लांट। फिर आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, मतलब उसके टिश्यू का अरेंजमेंट कैसे, कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, उनका अरेंजमेंट को हम लोग, मतलब उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी में। और फाइनली हम लोग पढ़ते हैं कि एंजियोस्पर्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब अपने आप को, अपना ऑफस्प्रिंग फॉर्म कैसे करते हैं, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज ऑन द अर्थ। मतलब वो अपने आप को कैसे, अपनी स्पीसीज को मेंटेन रखते हैं अर्थ पर, वो विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। वो एंजियोस्पर्म्स का इन्हें कैरेक्टर है। वो हर ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? ताकि वो अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर सके, ताकि वो उसका स्पीसीज दर स्पीसीज, उसका मतलब उसकी मतलब स्पीसीज एक के बाद उसका बच्चा आएगा, उससे मतलब उसकी जनरेशन कंटिन्यू रहे, वो स्पीसीज खत्म ना हो, वो इसका एक्सटिंक्शन ना हो, मतलब वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए वो रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो अब ये एंजियोस्पर्म्स को समझने से पहले, सबसे पहले हम लोग पूरा बेसिक से शुरू करेंगे। ये जो हम लोग यूनिट शुरू करने वाले हैं, ये केवल ऐसा नहीं कि बस मैं आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ा दूंगा और मेरा काम खत्म। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, जो एकदम बायोलॉजी का बेसिक्स है। तो वो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा बेसिक वीक है, और खासकर स्टूडेंट्स का वीक होता ही है, बायोलॉजी में नहीं, लेकिन बायोलॉजी को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। तो मेनली बच्चों का ना बॉटनी में वीक होता ही है। तो अगर आपका बॉटनी सेक्शन वीक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं तो क्लास 11th में हूँ, 12th में हूँ, क्या मुझे समझ में आएगा? बिल्कुल, आप क्लास 11th में हो, आप क्लास 12th में हो, या फिर आप ड्रॉपर हो, आप सबके लिए इवन ये लेक्चर इतना सिंप्लीफाइड है, इतने अच्छे से मैं इसका प्लानिंग इतने अच्छे से किया हुआ हूँ कि ये एक क्लास 10th का बच्चा भी समझ सकता है। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा, हम लोग शुरू करते हैं बायो से। बायो का मतलब क्या होता है? बायो वर्ड जो है वो 2 वर्ड से, वो एक ग्रीक वर्ड से है, जिसका मतलब है 2 वर्ड से डिराइव्ड है। बायो कम्स फ्रॉम बायोस। बायो का मतलब, बायो जो वर्ड है वो बायोस से आया। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लॉजी वर्ड जो है लोगोस से आया है। तो मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी, मतलब लाइफ की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं?
बायोलॉजी। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे, अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको डिफरेंट फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे। जैसे कि हो सकता है आप कहीं अगर आप बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो तो हो सकता है आपको कोई मॉस्किटो परेशान कर रहा है, आपको कोई मच्छर परेशान कर रहा होगा, या हो सकता है कोई आपको मक्खी परेशान कर रही होगी, या हो सकता है कोई डॉग हो आपके आसपास, या आपके अगर आप किसी वॉल के सामने बैठे हो तो हो सकता है उस वॉल पे लिजर्ड कहीं हो, मतलब छिपकली हो सकती है। आपको इस तरह से बहुत तरह के डिफरेंट स्पीसीज आपको अपने घर में ही दिख जाएंगे। जैसे आपको घर में क्या दिख सकता है, रैट दिख जाएगा आपको, मतलब चूहा दिख जाएगा, बिल्ली दिख जाएगा, कुत्ता दिख जाएगा, कुछ लोग गाय पालते हैं, कुछ लोग बुफेलो, कुछ लोग बकरियां पालते हैं। तो ये सब क्या है, ये लाइफ का डिफरेंट फॉर्म है। और अगर अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो आपको प्लांट्स भी दिख जाएंगे, बहुत तरह के प्लांट्स, और बहुत भी ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट तो हैं लेकिन उसको आप देख नहीं सकते। अब अगर मान लो अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो सबसे कॉमनली इंडिया में क्या दिखता है, आपको तुलसी का प्लांट कॉमनली हर जगह दिख जाएगा। तुलसी दिख जाएगा आपको, हिबिस्कस का, जिसको हम लोग चाइना रोज, हिंदी में उसको गुड़हल का पेड़ बोलते हैं, ठीक है। और तुलसी, मनी प्लांट और डिफरेंट तरह के, ये सब क्या है, लाइफ्स के डिफरेंट फॉर्म है। तो जो लाइफ का जो डिफरेंट फॉर्म होता है ना, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब जो लाइफ का डिफरेंट फॉर्म्स है ना, जो लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स है, उन्हीं को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप समझ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पर कितने नंबर में और कितने तरह की स्पीसीज प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मान लो हम लोग हैं ह्यूमंस, ठीक है, तो ह्यूमंस की स्पीसीज क्या है, होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस हमारी स्पीसीज़ है। और ये क्या है, ये एक स्पीसीज़ है, ये एक स्पीसीज़ है, और इसका नंबर कोई गेस कर सकता है कितना नंबर में हम लोग प्रेजेंट हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 बिलियन स्पीसीज़ ब्रो, 7 बिलियन, मतलब इंडियन टर्म्स में इसको हम लोग समझते हैं इस तरह से, 700 करोड़ हम लोग, मतलब जो होमो सैपियंस एक स्पीसीज़ है, इसमें 700 करोड़ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये केवल, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक स्पीसीज़ है, इस तरह से बहुत सारे स्पीसीज़ हमारे अर्थ प्रेजेंट है, और डिफरेंट फॉर्म्स है उनका, डिफरेंट, वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, इस वजह से हम लोग उनको डाइवर्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कितने, कोई गेस कर सकता है कि कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर। एनीवन कोई भी गेस कर सकता है। चलो मैं बता ही देता हूँ। तो हमारे अर्थ पर रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग, ये एक एस्टिमेट है, ठीक है, ये एक एस्टिमेट, उन्होंने अनुमान लगाया था, वो एकदम एक्यूरेट नहीं है, उन्होंने एस्टिमेट लगाया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है, मतलब जितने भी डिफरेंट फॉर्म में लाइफ प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, उसको हम लोग ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना, वो कितनी है, 7 मिलियन है, इक्वल्स टू 70 लैक्स, मतलब 70 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है यार, 70 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है, जिसमें से इस 70 लाख में से हम सबके बारे में इवन जानते तक नहीं है, ठीक है। 70 लाख स्पीसीज प्रेजेंट हैं, और इसमें से हम लोग केवल 1.72
1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में जानते हैं। तो इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, मतलब ये जो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं, हमारे अर्थ पे प्रेजेंट तो 7 मिलियन है, लेकिन इसमें से हम लोग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में ही जानते हैं। ये नोन और डिस्क्राइब्ड है। 1.7 to 1.8 मिलियन का मतलब होता है 17 to 18 लाख स्पीसीज़ के बारे में अब हम लोग जानते हैं। और इनमें कितना नंबर होगा उसका तो भाई बात ही छोड़ दो। मतलब अब आप ऐसे ही सोच लो कि ह्यूमंस में एक स्पीसीज़ है ह्यूमंस की, और उसमें नंबर कितने प्रेजेंट है, 7 बिलियन, मतलब 700 करोड़ नंबर प्रेजेंट है। तो इस तरह टोटल 7 मिलियन है, तो उसमें कितने नंबर में प्रेजेंट होंगे वो तो अनइमेजिनेबल है। उसको हम ऑफ कोर्स इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो अब इतने स्पीसीज़ को पढ़ पाना इट्स नॉट अ सिंपल टास्क। ये बहुत ही आसान टास्क बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसको आसान बनाने के लिए इसको आसान बनाने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम कोई अगर बता सकता है तो बताए, मैं तब तक मैं इरेज कर लेता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, R.H. विटेकर है। R.H. विटेकर हैं जो 1969 में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट हैं, R.H. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितने ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। क्या बेसिस था हम लोग ये जान लेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ये हमारा डिबेट नहीं है, बस अभी हमको ये समझना है ना कि इतने ज़्यादा ये जो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं, इनको पढ़ना हमारे लिए आसान नहीं है। ठीक है, आसान क्या, बहुत मुश्किल है। तो इसको आसान बनाने के लिए R.H. विटेकर ने क्या किया कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1969 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसमें से बताता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है नीट में, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है। तो जो डाटा मैं इस पे लिख रहा हूँ वो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ पे मैं स्टार बना दूँ वो तो मतलब को ये भी पूछा हुआ है, सॉरी, ये सब इतना इंपॉर्टेंट, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो R.H. विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, वो ग्रुप्स का नाम क्या है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले आता है मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, फिर आता है प्लांटी, फिर आता है एनिमेलिया। ठीक है, तो मोनेरा में अब देखते हैं भाई साहब ने कैसे क्लासिफाई किया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, मतलब जिनके पास न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप था, मतलब उनके पास न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट था, उनको उन्होंने रख दिया मोनेरा में। मोनेरा में किसको रखा उन्होंने, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और उसके बाद जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसको मोनेरा में रख दिया है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी लिखता है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब किंगडम मोनेरा में एकमात्र बैक्टीरिया ही आता है भाई। अब बैक्टीरिया डिफरेंट फॉर्म में होते हैं और शेप में होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। लेकिन ये हो गया मोनेरा। अब मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है,
यूकैरियोट्स है, कैरियोट्स को मैं के से लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ये क्या है, यूकैरियोट्स, स्पेलिंग लिख लेना ये ऊपर से देख के, अगर ऑफ कोर्स आपको आती होगी, लेकिन ठीक है। ये प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। अब जितने भी है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, अब ये जितने भी चारों ग्रुप हैं ये सब कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। मतलब इनके पास न्यूक्लियस के बाहर मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो चुकी है, तो मतलब इसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अब फंजाई को हम लोग, फंजाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, फंजाई जो है ना यार, वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, और इसके अंदर दो तरह का है। तो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो दो तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। एक है तरीका है सेप्रोफिटिक, और दूसरा है पैरासिटिक। ये सेप्रोफिटिक और दूसरा है पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी डेड और डीकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सड़े या गले मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर रहा है या ले रहा है, तो उसको हम लोग सेप्रोफाइट बोलेंगे। और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करता है, तो उसको हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है प्लांटी। ये जो होते हैं ये भी मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इसका एक एग्जांपल है यीस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होता है, सॉरी। अब आते हैं प्लांटी। जो प्लांटी है ना यार, एक सेकेंड, हाँ, ये जो प्लांटी है ना, ये प्लांटी भी मल्टी सेलुलर है। तो मैं मल्टी सेलुलर नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से सब मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है, इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मतलब इसका जो मेन ना, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं हायर प्लांट, और इसको ना ये हायर प्लांट्स कहलाते हैं। ओह सॉरी, हायर प्लांट्स नहीं, प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर ये अगेन एनिमेलिया जो है ना, ये कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक है। अब आप कहोगे यार ये भी हेट्रोट्रॉपिक, ये भी हेट्रोट्रॉपिक, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत इजी। ये अपना न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है, सड़े गड़े मटेरियल से ले रहा है, या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहकर, प्रेजेंट रहकर उसका न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पैरासिटिक। और हम लोग कैसे होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग मतलब एनिमल्स, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, जोइक का मतलब होता है एनिमल्स, कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। मतलब ये कैसा है, इसको हम लोग होलोजोइक, मतलब यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट इंजेशन, मतलब सबसे पहले हम लोग अंदर लेते हैं अपने स्टमक में, देन डाइजेशन, फिर उसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफकोर्स सबके पास फुल्ली डेवलप नहीं होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जो क्लास 11th का है, प्लांट किंगडम, सॉरी एनिमल किंगडम में, ठीक है। फिलहाल अब हमको इसमें क्या, हमारा टॉपिक क्या था, एंजियोस्पर्म्स। क्या होता है एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो अब वो आ रहा है किसमें, प्लांट वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लांट को डिस्कस करने के लिए पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा डाटा हो गया इस पर ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं नीट में क्वेश्चन आया हुआ, जो कुछ भी मैं डाटा लिख रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप डाटा नोट नहीं कर रहे हैं अपने नोट्स में, तो आप भूल जाओगे, भूलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसलिए आप इसको नोट करो, ठीक है, नोट करो, उसके बाद डायरेक्ट जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि अभी बेसिक हम लोग बना रहे हैं, और मैं क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन अभी पहला वीडियो है हमारा, और पहला वीडियो होने की वजह से हम लोग पहले थोड़ा बेसिक पे काम कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो मैं कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आगे अब हम लोग थोड़ा सा प्लांटी के बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं।
अब आ जाओ प्लांटी। प्लांटी, अब देखो, अब प्लांटी को भी क्लासिफाई कर दिया गया, क्योंकि जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं ना, जिसको हम लोग जानते हैं, नोन और डिस्क्राइब्ड, उसमें से 70% स्पीसीज़ तो एनिमल्स हैं, और 22% जो 22% स्पीसीज़ हैं वो प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, तो 22% निकाल लो यार, 1.7 टू 1.8 मिलियन का अगर 22% हम लोग निकालें तो इसको पहले लाख में कर लो। 17 लाख का 10% हो गया, कितना हो गया? 17 का 10 लाख हो गया, 1.7 तो कितना हो गया? 413 3.4 लाख, 20% हो गया। और इसका 3.74 हो गया, इसका 22% हो गया इसका 17 का। और 18 का अगर 22% हम लोग देखें तो 18 दूनी 36, मतलब आप ये कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख, जो 4 लाख स्पीसीज़ है वो प्लांट्स की हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख स्पीसीज़ जो हैं वो प्लांट्स की हैं। प्लांट्स की 4 लाख स्पीसीज़ हैं, तो अब 4 लाख स्पीसीज़ को भी समझना या पढ़ना उसको आसान तो नहीं है 4 लाख स्पीसीज़ को, तो फिर इसको भी हमको ज़रूरत पड़ती है क्लासीफाई करने के लिए। अब इसको किसने क्लासीफाई किया ये हमको बिल्कुल भी नहीं जानना है, बस इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, इसको क्लासीफाई किया गया है किस बेसिस पे? बेसिस मतलब किस वजह से इसको क्लासीफाई, किस वजह से नहीं, क्या इसके अंदर ऐसी चीज़, क्या इसके अंदर अलग अलग चीज़ है जिसकी वजह से उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है? तो फाइलोजेनी के बेसिस पे। अभी हम लोग फाइलोजेनी समझेंगे, लेकिन पहले उसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है प्लांट किंगडम को। ठीक है, सबसे पहले प्लांट किंगडम में आते हैं कौन से? एल्गी। ठीक है, फिर आता है ब्रायोफाइट, फिर आते हैं टेरिडोफाइट, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये 5 ग्रुप में प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया गया है। अब देखो, फाइलोजेनी मतलब होता है ना, इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, मतलब कौन सिंपल है कौन कॉम्प्लेक्स है, मतलब फाइलोजेनी के लिए एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी लाइन लिखता है, जो लिखता है एनसीईआरटी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो एल्गी को सबसे सिंपल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भाई ये ऐसा प्लांट है, भाई तुम सोचो, ऐसा प्लांट सोच सकते हो जिसके पास ना ही रूट हो, ना ही स्टेम हो, और ना ही लीफ है। ऐसा प्लांट है जिसके पास ना ही रूट है, ना ही स्टेम है, और ना ही लीव्स है। इससे रिलेटेड मैं एक लगा दूंगा, 10 सेकेंड का एक स्लाइड लगा दूंगा, आप देख लेना, वो एल्गी है। तो ये क्या है, ना इसके पास रूट है, ना ही स्टेम है, ना ही लीव्स है। रूट स्टेम लीव्स नहीं है, तो इसके बॉडी को हम लोग बोल देते हैं सिंपली थैलॉइड। और क्योंकि इसके पास रूट स्टेम लीफ नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सिंपल प्लांट्स बोल दे रहे हैं। लेकिन इसका जो सबसे यूनिक फीचर है ना, ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है। क्या है? नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब है इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर आ जाओ हम लोग ब्रायोफाइट एक ऐसी चीज़ है ना जो जिससे रिलेटेड एक इसका एक फ्रेज़ बोल लो या फिर एक सेंटेंस जो बच्चों को याद होता है। क्या होता है ये? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ऑफ कोर्स मैं नहीं लिखने वाला हूँ, ये सबको पता है। ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं? जबकि इसकी भी बॉडी थैलॉइड ही होती है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है, क्योंकि इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं होता है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों एम्फीबियंस? एम्फीबियंस का जो वर्ड है ना, एम्फी का मतलब होता है डुअल, और बियंस का मतलब होता है लाइफ। मतलब ये डुअल लाइफ,
मतलब जैसे कि एनिमल्स का जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग, उसको भी हम लोग एम्फीबियंस कहते थे क्योंकि वो पानी और ज़मीन दोनों पे रह लेता है, ठीक है। और ये रह नहीं पाएगा बिना पानी के, ठीक है। कौन? ब्रायोफाइट्स। क्यों? क्योंकि पानी की इसको ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। मतलब ब्रायोफाइट्स नीड वाटर, उसको वाटर की ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। खैर इसको भी ज़रूरत है, ब्रायो के बाद टेरिडोफाइट्स को भी ज़रूरत है, लेकिन इसके पास थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके पास वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। तो अब हम लोग इसको जान जाते हैं। ये तो याद रखना, एम्फीबियंस ऑफ द, मैं केवल एम्फीबियंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लांट किंगडम का ही एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है ये। और हाँ, इसमें क्या होता है ना, इसमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसके जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होता है। फिर आ जाओ टेरिडोफाइट्स पे। ये इसके बारे में ये बहुत अच्छा बात मैं बताऊंगा। ये पहला इससे ज़मीन पे आने वाला प्लांट है जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, मतलब फर्स्ट वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। मतलब ये ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। अब इन तीनों के पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एल्गी के बाद सारे के सारे में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सब के सब एम्ब्रियोफाइट्स हैं। ये तीनों ये इनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। मतलब वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है और फ्लोएम जो होता है फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। लेकिन जाइलम में भी, अब जो टेरिडोफाइट्स है ना, जाइलम में भी, जाइलम के अंदर आता है ट्रैकिड्स, वेसल्स, ठीक है, ट्रैकिड एंड वेसल्स। तो जो इसमें जो होता है ना, ट्रैकिड्स एब्सेंट होता है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ट्रैकिड्स नहीं, वेसल्स एब्सेंट होता है। इसके जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होता है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। अब ये कंपेनियन सेल्फ और वेसल्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, किस चैप्टर में? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है, जो कि इसके बाद चैप्टर है। टेरिडोफाइट, ये इसमें बस यही चीज़ याद रखना है, ये वेस्कुलर प्लांट है। इसको सबसे पहले फर्स्ट वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल, बहुत ज़्यादा जगह लगेगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट है। बट इसको भी ज़रूरत है वाटर के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की, लेकिन क्योंकि इसके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन एनसीईआरटी इसके ही लिए टर्म यूज़ करती है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इसके लिए एम्फीबियंस वाला टर्म यूज़ नहीं किया एनसीईआरटी। फिर आता है जिम्नोस्पर्म। अब देखो ये वर्ड देखो, स्पर्म का मतलब होता है बॉटनी में सीड। जहाँ पे भी वर्ड स्पर्म आ जाए, स्पर्म का बॉटनी में मतलब होता है सीड। मतलब ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं इसको हम लोग स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। मतलब स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट्स। जो सीड बियर करने वाले, जिसके पास ऐसे प्लांट जिसके पास सीड्स होते हैं उसको हम लोग स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। और ये ना, ये दोनों ऐसे प्लांट है ना, ये कैसे, जिम्नोस्पर्म फर्स्ट है लेकिन ये दोनों ही क्या होते हैं ना कि सक्सेसफुल लैंड प्लांट हैं। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्यों है? अब ये देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, फिर इसके बारे में बताऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन पहले ये देखते हैं सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्यों है। क्योंकि सबसे पहली बात, इनको ना वाटर की ज़रूरत नहीं है, वाटर की ज़रूरत नहीं है, वाटर की ज़रूरत नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत नहीं है और ये वेस्कुलर टिश्यू इनके पास प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसीलिए सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। अब इनको वाटर की ज़रूरत क्यों नहीं है? अब मैं ये भी बता दूं इनको वाटर की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब वाटर की ज़रूरत नहीं है तो ये मोटाइल है ना भाई। इनका भी जो मेल गैमेट होता है, जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इसके इन दोनों के ही जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये चल नहीं सकते हैं। तो इनको फीमेल गैमेट तक कैसे लाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ
या तो ये विंड के थ्रू आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली, और या तो इंसेक्ट के जरिए आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीमोफिली। ठीक है, अब बस इतना ही जानते हैं हम लोग अभी फ़िलहाल, तो इतना ही जानो। ठीक है, अब देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। जो जिम्नोस्पर्म्स का मतलब ही देखो, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड। ऐसे सीड्स जो नेकेड हो, मतलब नेकेड सीड्स का मतलब क्या है कि मतलब उन सीड्स के ऊपर इंटेग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है। इंटेग्यूमेंट, बारिश हो सकती है दोस्तों, इसके अंदर इंटेग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेकेड स्पर्म और नेकेड सीड। और जो एंजियोज होते हैं इसमें कवर्ड सीड होते हैं, कवर्ड होते हैं। और सीड किससे कवर्ड होते हैं, फ्रूट से, फ्रूट से कवर्ड होते हैं। किससे कवर्ड होते हैं, फ्रूट से। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है जिम्नोज में एंजियोज में। और सबसे अच्छी बात, जो एनजीओज होते हैं ना, सबसे ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी लिखती है एंजियोस्पर्म्स के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखती है एनसीईआरटी। हमारी एनसीईआरटी बताती है जो एंजियोस्पर्म्स है ना, वो एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इन चारों से बड़ा ग्रुप है। एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, मतलब इसका हैबिटाट जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेंज में, बहुत आप अधिकतर जगह पा सकते हो, अधिकतर हैबिटेट में आप एंजियोस्पर्म पा सकते हो। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उसका हैबिटाट बहुत ही फिक्स्ड है, मतलब ये मतलब कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, कोल्ड रीजन में और स्लोपी, जैसे कि इंडिया में हिमालयाज में मेनली पाए जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई साहब, ये इसके पास जहाँ से वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ से हाइट बढ़ने लगती है ट्रीज़ की, ट्रीज़ की। हाँ, तो टेरिडोफाइट का एग्जांपल आपको एक बता देता हूँ। एक जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया जो है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, गलती से निकल गया, टॉलेस्ट ट्री है। मतलब जो सिकोया है ना वो टेरिडोफाइट्स में आता है। वो कैसा होता है, रेडवुड ट्री होता है। ठीक है, जो कि जायंट टेरिडोफाइट है। और जिम्नोस और एंजियोज इसके तो बड़े बड़े पेड़ होते ही हैं। ठीक है, ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स को थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। यार बारिश होने वाली, बहुत बादल गरज रहा है, लेकिन आई होप कि आप सबको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, आप लोग अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करते हैं। एंजियोस्पर्म्स थोड़ा मोड़ा हम लोग समझ चुके हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में, लेकिन अभी हमको एंजियोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत और जानना है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स एक चीज़ तो बता दिए, स्पर्म मतलब सीड, एंजियोस मतलब कवर्ड। ऐसे प्लांट जिसके पास कवर्ड सीड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब ये सोचोगे यार ये सीड वीड आ कहाँ से रहा है ना, मैं समझाता हूँ अभी। एंजियोस्पर्म्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उसके अलावा भी मैं इसके फीचर बताऊंगा, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या यूनिक फीचर आप कह सकते हैं। पहला, एंजियोस्पर्म कैसा होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है। फ्लावरिंग भी होता है इसके अंदर और फ्रूटिंग भी होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो दूसरा यूनिक इवेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार, मोस्ट एंजियोस्पर्म्स को जो अदर प्लांट्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करता है एंजियोस्पर्म्स को, ये डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग समझेंगे जब हम लोग फीमेल वाला थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं, इसको समझ लेंगे। तब बना दे रहा हूँ फिलहाल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये फ्लावर का। ठीक है, तो अब हम लोग ये दो चीज़ तो ये याद रखना है आपको। और देखो और क्या याद रखना है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं ना, हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस, हेट्रो का भी मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट स्पोर्स, SPORES, डिफरेंट स्पोर्स। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इसमें दो डिफरेंट स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एक होता है माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है
सॉरी स्पोर नहीं लिखा हूँ लेकिन आप समझ जाना, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट क्या है? ये है पॉलन ग्रेन, ये है मेल गैमिटोफाइट। और मेगा स्पोर से ऑब्वियसली फीमेल गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन, ये है मेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट। और फीमेल गैमिटोफाइट क्या है? एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट पास में आते हैं, ठीक है, फ्यूज़ करके एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोस्पोरस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंजियोस्पर्म कैसे हैं? हेट्रोस्पोरस प्लांट है, इनके अंदर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है और ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा और कुछ आपको एनसीईआरटी में जैसे लिखता है, एनसीईआरटी बताता है जो हमारा इसका साइज भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। जैसे सबसे जो छोटा एंजियोस्पर्म होता है उसका नाम होता है वुल्फिया, मैं इसका फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वुल्फिया। और जो सबसे लार्जेस्ट होता है यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर्स तक की हाइट तक जा सकता है। 100 मीटर्स ब्रो, इट्स नॉट अ इजी टास्क गोइंग हाइट अप टू 100 मीटर्स, it's not very easy. I'm sorry for being hesitating because it's my first video of course. So yeah, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? हाँ, ये बता दिया ना, वुल्फिया जो स्मॉलेस्ट लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट, इस LLEST होता है, सॉरी दोस्तों। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है? वुल्फिया है, वुल्फिया है। और जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट समझ जाना, मैं चलो लार्जेस्ट भी लिख देता हूँ, चलो यूकेलिप्टस। सॉरी दोस्तों, हो सकता है मुझे यहाँ काटना पड़े क्योंकि यूकेलिप्टस की स्पेलिंग मैं भूल गया। यूकेलिप्टस सही लिख रहा था यार, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। ये क्या है? लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है, लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस, ठीक है। ये सब ऐसी बात है जो हमको याद रखनी थी। अब हम समझते हैं, क्योंकि ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स, तो अब हमको इसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इरेज करने वाला हूँ। शूट